हो सकता है कि एक स्टार की लाइन में ही उसके पीछे दूसरा स्टार हो और हम उसको देख ही ना पाए। ना हम उनको फिजिकली देख सकते हैं, ना उनकी ल्यूमिनोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ना हम उनकी एज डिटरमिन कर सकते हैं, ना हम यूनिवर्स की एज डिटरमिन कर सकते हैं। जो एब्सोल्यूट टाइम का भी जो कॉन्सेप्ट है उसके क्लोजेस्ट अगर आपको कोई लेके जाता है तो वो सनातन लेके जाता है, क्योंकि जुपिटर पे किसी और रेट पे टाइम पास होगा या किसी और जगह कॉस्मोस में लाइफ होगी, तो हम किस पॉइंट पे जिस समय आज खड़े हैं, जिस समय हमारे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, वो कितनी दूर खड़े हैं। दैट इज अ वेरी बिग एम्बिग्विटी रिगार्डिंग दी इवन द एक्सपेंशन मेथड। और ये एक मेजर फॉल्टी हाइपोथेसिस पे वर्क करता है कि ये यूनिवर्स को फ्लैट प्रिज्यूम करते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में करते हैं। जब हबल्स कांस्टेंट है जिसके रेट ऑफ एक्सपेंशन को जो डिटरमिन करने में हमें एक हद तक एक एस्टिमेशन लाने में उस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में हमें मदद करता है। और उस क्लस्टर में एक बिग बैंग नाम का एक्सप्लोजन हुआ, उस बिग बैंग एक्सप्लोजन से वो जो मैटर है वो फैलता गया, जिससे स्पेस भी क्रिएट होती गई। तो ये इस लॉजिक पे काम करता है कि जो जितना ब्राइट स्टार होता है उसकी लाइफ उतनी कम होती है। क्या ये इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन या एस्टिमेशन रियली पॉसिबल, मैथमेटिकल टर्म्स में पॉसिबल है भी या नहीं, कि क्या एज ऑफ द यूनिवर्स है जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से और वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी से डिटरमिन की जाती, क्या वो मेथड सही है? तो 8वें अध्याय का जो वो 20वां श्लोक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्मोस का सीक्रेट, जो यूनिवर्स का सीक्रेट है, जिसको वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी चाहे जितना मर्जी ढूंढते रहे नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके लिए उनको वापस सनातन पे आना पड़ेगा। तो ये 20वें श्लोक में एक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लय और पुनरावृत्ति का जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वो सिर्फ एक श्लोक में समाहित है, जिसको वेस्ट की कॉस्मोलॉजी बड़ी छुपा के रखती है, क्योंकि ये एक अपना उनका एक सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, थ्योरी है, जो उनकी माइंड वॉर्स जो चलते हैं उसके लिए एक पूरा पैराफेनालिया, एक पूरा सिस्टम है, जिससे लॉट ऑफ रेवेन्यू इज आल्सो जनरेटेड एंड दे आर एबल टू प्रोजेक्ट देयर हाइपोथेसिस एज द रियल साइंस। साइंस से रिलेटेड आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आप किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जो आपको 5 सेंसेस से या रडार से या और किसी मीन्स से या टेलीस्कोप से आप देख पाते हैं। सो हाउ कैन वी डिटरमिन कि हमने उतनी दूर तक देख लिया या हमने एज ऑफ द यूनिवर्स तक हम पहुंच गए। अब हम आते हैं सनातन पे। तो सनातन में दो तरह के हमेशा आप देखेंगे कि एक तो शर एंड अक्षर एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ मैनिफेस्टेड है, कुछ अनमैनिफेस्टेड है। मैं ये नहीं कहता कि जब ये बुक स्क्रिप्ट की गई तब वो एक्चुअली वो नॉलेज थी, वो नॉलेज पहले से श्रुति के बेस पे, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे या परिवार के अंदर चलती आ रही है नॉलेज। अध्याय 8 का 17वां श्लोक है, सहस्र युग पर्यंत महर्त ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदा जना। वी कैन कोरिलेट विद मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड कॉस्मोस की जो आप फिजिकल सेंसेस से दिख रहा है, और जब वो एक नेबुला फॉर्म में चला जाता है उस वक्त भी ना स्पेस है ना कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कॉस्मोलॉजिस्ट के माइंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ड्रॉ करता है। द टॉपिक इज व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स और कॉस्मोस को जो पश्चिमी विज्ञान है, जो डिक्शनरी है, जो गूगल है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रैक्टिकली कॉस्मोस और यूनिवर्स को सिनोनिम लेके चलते हैं, जबकि दोनों में एक फर्क है। ये क्या डिफरेंस है, हम इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत में इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एज ऑफ द यूनिवर्स है जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से और वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी से डिटरमिन की जाती, क्या वो मेथड सही है? और दूसरा, क्या ये इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन या एस्टिमेशन रियली पॉसिबल, मैथमेटिकल टर्म्स में पॉसिबल है भी या नहीं? बेसिकली वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी में दो मेथड्स है जिनसे वो एज ऑफ द यूनिवर्स डिटरमिन करते हैं। पहले में होता है कि जो ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार्स है, जो कितनी ब्राइटनेस है, तो ये इस लॉजिक पे काम करता है कि जो जितना ब्राइट स्टार होता है उसकी लाइफ उतनी कम होती है। जैसे कि ग्लोबुलर क्लस्टर्स जो कि नेबुला के पास में, नेबुला का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि शुरुआत में जब यूनिवर्स की शुरुआत में एक बहुत डेंस क्लस्टर ऑफ मैटर था, उस मैटर में उसके पहले तक यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में नहीं था, और उस क्लस्टर में एक बिग बैंग नाम का एक्सप्लोजन हुआ। उस बिग बैंग एक्सप्लोजन से वो जो मैटर है वो फैलता गया, जिससे स्पेस भी क्रिएट होती गई, और वो अलग अलग जगह उनके ग्रेविटेशनल जोन्स और क्लस्टर्स बन गए, जिनको हम सोलर सिस्टम या गैलेक्सीज या इस तरह के सिस्टम से जानते हैं। ये बेसिकली यूनिवर्स की शुरुआत का वो एक फंडामेंटल सिस्टम मानते हैं जिसके तरीके से यूनिवर्स बनने में आया। ये जो ग्रेविटेशनल क्लस्टर्स फैले, जिनको हम स्टार्स के रूप में जानते हैं, या सोलर सिस्टम के अंदर जिस तरह के अलग अलग स्टार होता है और वो सोलर सिस्टम को सस्टेन करता है, तो वो सस्टेन करने की इसमें कहीं ना कहीं इन स्टार्स में जो ग्रेविटेशन के जोन्स थे, थिक ग्रेविटेशन जोन्स थे, हैवी मास था बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, तो उनके अंदर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो गई, जिससे जो स्टेलर एनर्जी का सोर्स होता है, जिसमें हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बनती है और जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम देखते हैं। तो जितना बड़ा स्टार होगा, जितना मैसिव स्टार्स होगा, उसमें फ्यूजन
फ्यूजन एक्टिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी और उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी। साथ के साथ में उसकी जितना बड़ा स्टार है उसकी लाइफ उतनी कम होती है। जैसे अगर आप देखें तो एक सर्टेन फॉर्मूलाज के बेस पे, सर्टेन मैथमेटिकल मॉडल्स के बेस पे जो वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी ने इसकी मेथड निकाली है, वो ये कहते हैं कि जो सबसे लॉन्ग लाइफ का जो सोलर स्टार है वो हमारे सन से लगभग 0.7 मास का सबसे ज्यादा लाइफ का स्टार होगा। उसका मास कम होगा और उसमें जो फ्यूजन एक्टिविटी शुरू होगी तो बहुत कम रेट पे हाइड्रोजन को बर्न करेगी, उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो वो यूनिवर्स के अंदर इस तरह के स्टार्स ढूंढते हैं कि ल्यूमिनोसिटी के बेस पे वो ये पता लगाते हैं कि वो स्टार कब से उसके अंदर फ्यूजन एक्टिविटी शुरू हुई और उसके बेस पे वो यूनिवर्स की लाइफ को डिटरमिन करते हैं। सो ये तो मेथोडोलॉजी है, वो ग्लोबुलर क्लस्टर्स के बेस पे है। और इसके दूसरी जो मेथोडोलॉजी है वो एक्सपेंशन रेट पे, उसमें एक जो हाइपोथेसिस काम करती है वो ये होती है कि जब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से जो मैटर है वो फैलता जा रहा है और यूनिवर्स जो एक्सपेंड करता जा रहा है। तो इसके ऊपर एक हबल जो रिसर्चर थे उन्होंने एक हबल्स कांस्टेंट है जिसके रेट ऑफ एक्सपेंशन को जो डिटरमिन करने में हमें एक हद तक एक एस्टिमेशन लाने में उस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में हमें मदद करता है। तो ये दूसरा मेथड है। अब जब हम इन दोनों मेथड्स को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं तो वो रिकंसाइल नहीं हो पाते। जो ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार्स के बेस पे लाइफ है वो कुछ और आती है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बेस पे लाइफ कुछ और आती है। जैसे कि आप एक्सपेंशन रेट मेथड से देखेंगे तो जो यूनिवर्स की लाइफ हो वो 13.77 बिलियन ईयर्स जो है उसकी लाइफ डिटरमिन्ड है। दूसरी बात यह है कि जो इसी का एक एक्सपेंशन है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का, जिसमें उसको माइन्यूटली जो हीट का डिस्पेंसेशन है और माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं उनकी स्टडी बहुत डिटेल में की जाती है। तो उसके अंदर जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनके बेस पे जो होता उनके अंदर जो चेंजेस हैं उसके बेस पे यूनिवर्स की लाइफ इसी मेथड से आगे डिटरमिन होती है बारीकी से। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिकंसिलिएशन नहीं है और ये एक मेजर फॉल्टी हाइपोथेसिस पे वर्क करता है कि ये यूनिवर्स को फ्लैट प्रिज्यूम करते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि आपके आसपास या कोई इवन जो एटम होता है, एटम का भी शेप जो है इट इज बेसिकली एन ओवल शेप कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज हैं, जितने भी ग्रेविटेशनल जोन है वो स्फेरिकल है, दे आर नॉट बेसिकली लीनियर। तो जो चीज लीनियर चीजों से या फ्लैट चीजों से नहीं बनी, जैसे अगर आप कोई फ्लैट लेयर लें और लेयर के ऊपर लेयर रखेंगे तो शायद आप एनविसेज कर सकते हैं कि हाँ ये एक फ्लैट सरफेस है, हो सकता है उसकी थिकनेस ज्यादा हो, बट मोर लेस इट इज इन अ लीनियर डायरेक्शन एंड इट इज फ्लैट। जो गोल चीजें होती हैं, गोल चीजों में आप पैक करेंगे एक के ऊपर एक चीज तो देखेंगे कि आप परफेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो इस तरह अगर जो यूनिवर्स से अगर वो बहुत सारे क्लस्टर्स से और ग्रेविटेशनल मासेस से बना है, उसके इसमें क्या है कि जो हबल्स कांस्टेंट है, जो ये मेथोडोलॉजी है एक्सपेंशन की, टोटली फेल हो जाती है। जो इन माय पर्सनल व्यू आल्सो इट इज अ टोटल फेलियर। सो उस बेस पे जो एस्टिमेट आप ले रहे हैं एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रियल डिस्टेंस बिकॉज यू डोंट रियली नो। सेकंड एक जो लिमिटेशन है जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन का रेट है वो भी जो ये डिटरमिन करते हैं ऑब्जर्वेशनली, तो ऑब्जर्वेशनली पाते हैं कि वो रेट जो हबल्स कांस्टेंट से जो आ रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क है। सो ये भी एक चीज को फेल करता है। तीसरी बात ये है कि जब आप यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखते हैं तो आपकी लिमिट वहीं तक है जहां तक आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों मेथड्स को यूनिवर्स की एज के डिटर्मिनेशन को फेल कर देता है। ये जो सवाल है कि आप एक्चुअली जहां तक देख पा रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो माउंटेनियस पहाड़ चढ़ते हैं, मैंने भी बहुत सारे पहाड़ मतलब ड्यूरिंग माय आर्मी सर्विस मैंने चढ़े हुए हैं, तो होता क्या है कि आप जब एक पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो जब आप उसके नजदीक होते हैं तो उसके पीछे की हाइट आपको नहीं दिखती, आपको ऐसा लगेगा कि यही पीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक और द समिट। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको दिखता नहीं अरे इससे ऊपर भी एक पहाड़ी, फिर दूसरे पे जाएंगे तो तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, इस तरह से यू विल फाइंड दैट द चेन ऑफ देयर इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स वन बिहाइंड द अदर एंड जो अल्टीमेट हाइट है वहां तक पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा वो दिखेगी भी, हो सकता है आपको बीच में ना दिखे। तो हम किस पॉइंट पे जिस समय आज खड़े हैं, जिस समय हमारे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, वो कितनी दूर खड़े हैं, दैट इज अ वेरी बिग एम्बिग्विटी रिगार्डिंग दी इवन द एक्सपेंशन मेथड। और जो डिस्टेंस भी है, जो हम स्टार्स हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हो सकता है कि एक स्टार की लाइन में ही उसके पीछे दूसरा स्टार हो और हम उसको देख ही ना पाए, उसकी ल्यूमिनोसिटी कुछ और हो, ल्यूमिनोसिटी कम हो, जिसके बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि नहीं यूनिवर्स की एज इससे ज्यादा है, क्योंकि स्टार की एज जो है वो शुरुआत से इमेजिन किया जाता है कि ये इसमें तब स्टेलर एक्टिविटी शुरू हो गई जब बिग बैंग हुआ था। तो ये सारे बेसिस पे एक बहुत बड़ा जंबल बनता है जिसको वेस्ट की कॉस्मोलॉजी बड़ी छुपा के रखती है, क्योंकि ये एक अपना उनका एक सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, थ्योरी है, जो उनकी माइंड वॉर्स जो चलते हैं उसके लिए एक पूरा पैराफेनालिया, एक पूरा सिस्टम है जिससे लॉट ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो जनरेटेड एंड दे आर एबल टू प्रोजेक्ट देयर हाइपोथेसिस एज द रियल साइंस। जबकि ये बातें जो हैं बहुत डेफिशिएंट है, इनके अंदर कोई इस चीज का सवाल नहीं है। वही जो सनातन के अंदर, अब इससे मैं साइंस से रिलेटेड आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आप किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जो आपको 5 सेंसेस से या रडार से या और किसी मीन्स से या टेलीस्कोप से आप देख पाते हैं, वेदर इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप और अदरवाइज विजुअल टेलीस्कोप। तो
अगर आप क्या ऐसी चीजें जो आपको यहाँ से आप नहीं देख सकते, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ है, ये मुझे नहीं दिखेगा बिकॉज अनदर हैंड इज ब्लरिंग माई व्यू. सो देयर विल बी अ चेन ऑफ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स व्हिच विल बी बिहाइंड, अबाउट व्हिच वी डोंट नो आल्सो, वी डोंट इवन नो अबाउट देयर एग्जिस्टेंस. सो हाउ कैन वी डिटरमिन कि हमने उतनी दूर तक देख लिया या हमने एज ऑफ द यूनिवर्स तक हम पहुंच गए. सो मैनिफेस्टेड फॉर्म के बेस पे हम कभी भी यूनिवर्स की एज है वो कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते. इट्स अ टोटल नो गो. चाहे वो ल्यूमिनोसिटी मेथड है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे स्टार्स को देख ही नहीं पा रहे हैं विच में बी ओल्डर, विच में फाइंड आर ओल्डर एक्चुअली, या जिनकी जो ल्यूमिनोसिटी इतनी कम है कि वो हम तक पहुंच ही नहीं सकते बिकॉज दे आर सो फार अवे फ्रॉम अस. सो नीदर वी कैन नो एक्चुअली द एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स नॉर वी नो हाउ ओल्ड इट इज. उसकी जो क्रोनोलॉजी है या उसमें कौन कौन से इवेंट है टाइम से लिंक्ड जो है, ना हम उनको फिजिकली देख सकते हैं, ना उनकी ल्यूमिनोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ना हम उनकी एज डिटरमिन कर सकते हैं, ना हम यूनिवर्स की एज डिटरमिन कर सकते हैं. तो इट इज टोटली ट्राइंग टू एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स ऑन एनी बेसिस. बोथ द मेथड्स आर टोटल नो गो एंड दे आर टोटल फेलियर्स, एंड वो एक दूसरे से म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट भी हैं. अब हम आते हैं सनातन पे. तो सनातन में दो तरह के हमेशा आप देखेंगे कि एक तो शर एंड अक्षर एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ मैनिफेस्टेड है, कुछ अनमैनिफेस्टेड है. आध्यात्मिक एंड जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है वो एक अलग फॉर्म होता है, और जो एक एफेमेरियल है वो एक अलग फॉर्म है, जिसको आप एक्चुअली फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत ये फॉलो करता है. तो अब ये मैं इसके जो जवाब है आपको भारत के सभी पुराणों में, जो हमारे सनातन के जितने प्राचीन नॉलेज सिस्टम है, जो ट्रिटाइज है, अब मैं ये नहीं कहता कि जब ये बुक स्क्रिप्ट की गई तब वो एक्चुअली वो नॉलेज थी. वो नॉलेज पहले से श्रुति के बेस पे, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे या परिवार के अंदर चलती आ रही है नॉलेज. तो उसको किसी न किसी टाइम पे कुछ लोगों ने सोचा कि उसको स्क्रिप्ट किया जाए, स्क्रिप्ट किया होगा. तो ना तो हम उस विंटेज को मानते हैं, तो ये मैं इसलिए यूज करता हूँ कि चिरकाल से, मतलब अनंत काल से या अननोन काल से, सिंस इंडेफिनिट पीरियड, उसकी जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है उनकी जो एंटिक्विटी है वो हम बहुत क्लियरली ये बोल सकते हैं. जैसे श्री भगवद गीता है, ये स्वामी प्रभुपाद की जो इस्कॉन की भगवद गीता है, जिसको मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और इसको फॉलो करता हूँ. सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करता हूँ. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो अध्याय 8 है, अध्याय 8 का 17वां श्लोक है, सहस्र युग पर्यंत महर्षि ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदा जना. तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है. और 18वें श्लोक में वो ये बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं. दैट इज बेसिकली वी कैन से दैट वी कैन कोरिलेट विद मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड कॉस्मोस. तो यहाँ पे जो है अब कॉस्मोस और जो यूनिवर्स है उसमें फर्क आ जाता है. इसकी दोनों की अभी हम थोड़ी देर में 1 मिनट में इसको लेंगे. तो इसमें एक जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ मैं आपको बता दूं कि जो सहस्र युग जो हमारे पृथ्वी की गणना के अनुसार जो ये है, तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर. तो इसके अनुसार लगभग कोई 31,10,400 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है. मतलब पृथ्वी में जब इतने साल गुजर जाएंगे तो ब्रह्मा का दिन होगा और इतनी बड़ी रात्रि होगी. और इस तरह 100 वर्ष जब ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं तो शायद ये जो मैनिफेस्टेड कॉस्मोस है, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ये भी अनमैनिफेस्टेड में बदल जाता है. वो चाहे नेबुला फॉर्म में वापस चला जाए. तो ये दैट इज अनदर टॉपिक जिसको मैं लूंगा, और इसको मैंने अपनी बुक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी में अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड विजडम एंड हाइपोथेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस, वो मैंने उसको अटेम्प्ट किया है कि लगभग ये क्या सिस्टम बनता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी, नॉट स्पेसिफाइंग एनी मैथमेटिक्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क. सो उसके बाद ये भगवद गीता का 18वां श्लोक है, ये 8वें अध्याय का. सो दिस सेज कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं. और अगला श्लोक 19वां कहता है कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है. तो 8वें अध्याय का जो वो 20वां श्लोक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्मोस का सीक्रेट, जो यूनिवर्स का सीक्रेट है, जिसको वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी चाहे जितना मर्जी ढूंढते रहे नहीं ढूंढ पाएंगे. उसके लिए उनको वापस सनातन पे आना पड़ेगा. तो ये 20वें श्लोक में एक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लय और पुनरावृत्ति का जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो सिर्फ एक श्लोक में समाहित है. इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परस्मस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. तो भगवान ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है. वह परा श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है. जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता. सो इसके अंदर एक जो जब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मान लीजिए जब नेबुला
स्टेट में, जिस हम एनविसर्च करते हैं कि कॉस्मोस नेबुला स्टेट में है, तो उसके अंदर मैटर ना तो स्पेस है ना टाइम है। बिकॉज इमेजिन कीजिए कि सारे जितने एटम्स है पूरी स्पेस श्रिंक होके जो पूरे कॉस्मोस की वो एक जगह समाहित हो चुकी है। उसके अंदर ना कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है ना कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस है। तो आपको ये भी बता दूं कि श्री भगवद गीता ही दुनिया का एकमात्र एक जो ग्रंथ है जिसमें कोई भी एनी नोन पर्सन और गॉड और एनी लिविंग बीइंग और मैसेंजर और एनीबॉडी कि ही हैज कम एंड टोल्ड कि आई एम द गॉड, और वो उसमें खुद वो बताते हैं ये, और किसी व्यक्ति ने किसी भी फिलॉसफी में, किसी भी साइंस में, किसी भी हाइपोथेसिस में, किसी भी, ये इवन इमेजिनेशन में कहीं किसी के नहीं है, ना वेस्ट में ना और कहीं। वो सिर्फ एक भगवत गीता ये ग्रंथ है जिसमें कि कोई आके कहता है कि मैं भगवान हूं, और वो कॉस्मोस के पूरे सीक्रेट्स रिवील करता है एज गॉड। तो इसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं ही जो, मतलब जब सब कुछ मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स के बियॉन्ड जो है, दैट इज व्हाट द गॉड है। तो वो इसको व्याप्त भी करते हैं और इससे अलग भी है। ही कैन बी प्रेजेंट एंड ही कैन स्टिल बी अवे। भगवत गीता की एक दूसरे श्लोक में वो कहते हैं अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, मेरी मास्टरी देखो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी इससे पृथक हूं। यू कैन इमेजिन कि मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ, इट इज टोटली अनइमेजिनेबल। और आप इसको कैसे सोच भी सकते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग इसको सोच भी कैसे सकता है कि वो उस पूरे ब्रह्मांड के कतरे कतरे में व्याप्त है और उससे अलग भी है। सो इससे जो अब जो एक निकल के आता है जो कॉस्मोस है, दैट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड पार्ट ऑफ द कॉस्मोस की जो आप फिजिकल सेंसेस से दिख रहा है। और जब वो एक नेबुला फॉर्म में चला जाता है उस वक्त भी ना स्पेस है ना कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, तो भी वो एक तरह से अनमैनिफेस्टेड कॉस्मोस जो में बदल चुका है। ब्रह्मांड जो है वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्मेट को एक्वायर कर चुका है, जो पहले यूनिवर्स और मैनिफेस्टेड यूनिवर्स और अनमैनिफेस्टेड फॉर्मेट में था। और इसके बियॉन्ड क्या है कि इससे परे स्थित क्या है, वो जो परमेश्वर हैं जिनको हम नारायण के रूप में जानते हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे। सो दैट इज व्हाई ही इज सो स्पेशल। एची मींस एची। और इसलिए जो सनातन की एक्चुअली जो कॉस्मोलॉजी है, जिसको हम एक्चुअली सनातन का ज्ञान है, जिसको हम शायद दक्षिणुसी हो, तो आप ये देखिए कितना एडवांस साइंस है। ही इज टेलिंग यू हाउ द कॉस्मोस इज क्रिएटेड, हाउ इट मर्जेस बैक इनटू हिम एंड हाउ ही रिक्रिएट्स इट। एंड ही आल्सो गिव्स अ टेंटेटिव टाइम फिगर आल्सो कि ह्यूमन वर्षों, क्योंकि अभी मान लीजिए कि रेट ऑफ टाइम पैसे चेंज हो जाए कि अगर मान लीजिए मैं 100 साल की निद्रा में चला जाऊं तो मुझे ये पता नहीं लगेगा वो टाइम कैसे पास हो गया। सो हम इसको जो अभी रेट ऑफ पैसेज पे टाइम पे उसकी प्रिसिशन देने के बजाय ही इज गिवन एन एस्टिमेशन, क्योंकि जुपिटर पे किसी और रेट पे टाइम पास होगा या किसी और जगह कॉस्मोस में लाइफ होगी तो वहां किसी और रेट पे टाइम पास होगा। तो एक जो एब्सोल्यूट टाइम का भी जो कॉन्सेप्ट है उसके क्लोजेस्ट अगर आपको कोई लेके जाता है तो वो सनातन लेके जाता है। ये भी अपने आप में एक वीडियो बनाने का विषय है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको नाउ आई एम क्लोजिंग इट नाउ, बट यू जस्ट इमेजिन द मास्टरी ऑफ सनातन एंड इट्स साइंस। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है, जिसको अगर हम एक श्लोक को चलें तो पूरे ब्रह्मांड की सारी मिस्ट्रीज हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी अप्रोच इट विद अ लॉट ऑफ रिक्वायर्ड डिवोशन and faith and belief, and then the science will follow. The science will obviously follow because limited human consciousness से इतने बृहद सिस्टम को, इतने वास्ट सिस्टम को समझना जो है, चाहे आप ईस्टर्न मेथड से चले जाएं, वेस्टर्न से, वेस्टर्न में भी देखिए जो आज के कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो हबल जो है वो कितने 100 साल पहले हुए, जब भी हुए, उनकी नॉलेज को आज तक यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फ्रॉम दैट। जो हमारे यहाँ ये ट्रिटाइज में, ये आपको सिंगल ट्रिटाइज में भी आपको बहुत जगह मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।